हेलो 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 आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये जो हमारा क्लास रहेगा, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2, ये जो चैप्टर नंबर 2 लिखा है, इस चैप्टर नंबर 2 को हम लोग आज लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, वर्ड बाई वर्ड पढ़ेंगे, हर एक शब्द का मतलब जानेंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। लोग किसको बोलते हैं? जो हम लोग हैं, जो ह्यूमंस है। लोग मीन्स ह्यूमंस की बात किया जाएगा, इंसान की बात किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है? तो हर वो चीज जो इंसान का काम आसान कर देती है, इंसान का काम आसान कर देती है, उसको बोलते हैं संसाधन। मुझे मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है एक अच्छा सा गाय खरीदने के लिए। वो गाय क्यों खरीदना है? क्योंकि मेरे घर में दूध आएगा। तो जो मेरे लिए गाय है वो एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। तो इसलिए हर वो चीज़ जो इंसान के काम को आसान करती है या उसके यूज में आती है, हर वो चीज़ को संसाधन कहते हैं। अब बात करेंगे संसाधन के रूप में लोग। जो ह्यूमंस हैं वो भी तो एक दूसरे के काम आते हैं। वो भी जैसे कि इंजीनियर हो गया है तो वो भी तो दूसरे जो लोग हैं उसको सेवा देगा, समाज को सेवा देगा, तो वो भी एक संसाधन के रूप में प्रयोग होगा। एक डॉक्टर जब इलाज करेगा तो एक संसाधन के रूप में उसका यूज हम लोग देखते हैं। एक नर्स सेवा देती है। एक मान लीजिए कि टीचर पढ़ाता है तो ऐसे देता है, मतलब सेवा देता है। एक श्रमिक है जो दैनिक मजदूरी पर काम करता है, वो भी एक संसाधन के रूप में काम करता है। तो आज हम लोग इंसान को देखेंगे काम करते हुए। मतलब आज हम लोग इंसान के काम कौन कौन से काम करते हैं, कैसे मजदूरी मिलता है, सब कुछ एक संसाधन के रूप में एक इंसान को खड़ा करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इधर, अवलोकन से। अवलोकन मतलब होता है, अब चलिए चीज़ों को हम लोग थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो अवलोकन करते हैं, संसाधन के रूप में लोग। अध्याय जनसंख्या किसको कहते हैं? लोगों की संख्या। हाउ मेनी पीपल्स आर प्रेजेंट। जनसंख्या जो होता है किसी खास स्थान का होता है, किसी खास स्थान की, जैसे कि भारत की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या। तो इस अध्याय में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या कह रहा है थोड़ा सा समझते हैं। जनसंख्या की संसाधन के रूप में लोग, ये जो अध्याय है जनसंख्या की मतलब पूरे के पूरे लोगों की, ठीक ना, इंसान की अर्थव्यवस्था पर दायित्व। दायित्व मतलब होता है अधिकार। दायित्व मतलब अधिकार, ठीक ना। तो दायित्व से अधिक मतलब अधिकार से अधिक परिसंपत्ति के रूप में। परिसंपत्ति मतलब, परिसंपत्ति उसको बोलते हैं ऐसी एक पूंजी के रूप में हम लोग देखते हैं, पूंजी के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान है हमेशा किसी न अर्थव्यवस्था पर अपना दायित्व दिखाता है। मतलब कि सारे का सारा अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? इंसान पर निर्भर है, जनसंख्या पर निर्भर है। लेकिन इस चैप्टर में इस जनसंख्या को एक दायित्व के रूप में ना दिखा करके इस चैप्टर में उसको पूरे के पूरे जनसंख्या को एक पूंजी के रूप में दिखाया जाएगा। वही बात, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है तो एक पूंजी के रूप में है, डॉक्टर है तो पूंजी है। एक श्रमिक है, एक जनसंख्या है पूरा का पूरा, उसको हम लोग पूंजी के रूप में देखेंगे कि पूरी जनसंख्या से हम लोग कैसे कैसे करके, क्या करा करके, कौन कौन सी सुविधाएं दे करके उसको एक मानव जो संसाधन है उसको मानव पूंजी में बनाया जा सके। मैं बोल रहा हूँ मानव संसाधन। मानव संसाधन को सुविधाएं दे करके, उससे मतलब कि सुविधाएं दे करके, मान लीजिए कि एक लड़का है यहाँ पर, एक लड़का यहाँ पर है, और इस लड़का को मैं अगर दे दूँ, इसके सूटेबल दे दूँ, अगर इसके एमबीबीएस करा दूँ, इसका एमएस करा दूँ, एक हॉस्पिटल खोल के दे दूँ, मतलब सारी की सारी इसको सुविधाएं दे दूँ। क्या दे दूँ? इसको सुविधाएं। तो ये लड़का एक दिन बनेगा डॉक्टर। ये अगर डॉक्टर बनता है तो ये लड़का क्या करेगा? लोगों को सेवा देगा और पैसा कमा के लाएगा। पैसा कमा के लाएगा जब, तब ये हो जाएगा मानव पूंजी। क्या हो जाएगा? मानव
पूंजी। मतलब कि ये लड़का पहले था मानव संसाधन, इसको सूटेबल कंडीशन दिया गया तो ये बन गया है मानव पूंजी। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि जनसंख्या जो पूरी की पूरी जनसंख्या है उसको एक पूंजी के रूप में देख करके हम लोग संपत्ति, परिसंपत्ति के रूप में देखेंगे, व्याख्या करेंगे। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो अब वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। बात बता भाई, जो बताया वहीं पर यही लिखा है कि नहीं? यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब शिक्षा मतलब पढ़ा दिया जाए, लिखा दिया जाए, प्रशिक्षण उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए, और चिकित्सा सेवाएं मतलब उसका जो मतलब कि बीमार होता है तो उसका कभी कभी इलाज करा दिया जाए, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें पैसा लगाया जाता है, ठीक ना? शिक्षा में पैसा लगा करके, उसके ट्रेनिंग में पैसा लगा करके, उसके हेल्थ पर पैसा लगा करके, पैसा निवेश करके क्या किया जा सकता है? तो वही जो जनसंख्या है मानव पूंजी में बदल जाती है, ठीक है? वही जो सुविधाएं मैं बताया हूँ, वो सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती है? वो सुविधाएं हो सकती है शिक्षा, वो उस प्रशिक्षण हो सकता है, वो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा करके, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है? चलते हैं। वास्तव में मतलब रियल लाइफ में मानव पूंजी कौशल मतलब होता है टैलेंट, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। सबसे आराम से सुनो पहले, मानव पूंजी जो है कौशल मतलब उसके अंदर टैलेंट, और उनमें निहित, उनके अंदर मतलब उनके उस जनसंख्या के अंदर उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है मतलब यहाँ पर जो उत्पादन है, उत्पादन का मतलब यहाँ पर दो चीज़ें से हम लोग समझेंगे। उत्पादन का मतलब यहाँ पर दो चीज़, एक तो वस्तु का उत्पादन होता है और एक होता है सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं। एक तो बात समझ लो पहले यहाँ पर कि अगर मानव पूंजी उसके पास टैलेंट है, कौशल मीन्स टैलेंट, दिख रहा है भाई कैसे एक एक वर्ड को समझा जा रहा है यहाँ पे? तो ऐसे ही पूरा का पूरा अगर तुम लोग भी वर्ड बाय वर्ड समझना चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो। देखो, कौशल का मतलब होता है टैलेंट। मेरे पास बहुत ज़्यादा कौशल है, आपके पास बहुत ज़्यादा कौशल है, इसका मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, किसी काम को करने का अनेकों तरीके से आप लोग के पास ज्ञान है। तो अगर मानव पूंजी कौशल, मान लो कि मानव पूंजी क्या है? जनसंख्या में अगर बहुत ज़्यादा, किसी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है क्या? स्टॉक मतलब होता है एक स्टोर, एक गोदाम। तो उत्पादन किसको बोलते हैं? वस्तु एवं सेवाएं। मतलब जनसंख्या के पास क्या है? जनसंख्या के पास क्या है? वस्तु एवं सेवा। वस्तु मतलब कि चीज़ों को प्रोड्यूस करने का वस्तु को प्रोड्यूस करने का, वस्तु को बनाने का उसके पास टैलेंट है। अगर उसके पास सेवा किसी चीज़ को सेवा मतलब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये सब जो होते हैं वो आईएएस होते हैं, आईपीएस, ये सारे क्या देते हैं? सेवाएं देते हैं। क्या देते हैं? सेवाएं। तो वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करके, वस्तुओं एवं सेवाओं का अपने टैलेंट से उत्पादन करके, और उसके पास वस्तुओं एवं सेवाओं का अपने टैलेंट के बेसिस पे उसके अंदर ज्ञान मतलब उसका गोदाम भरा रहता है कि मैं उसको स्टोर कर दूंगा, मतलब स्टॉक उसका है, ठीक ना? मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी उसके कौशल मतलब उसका टैलेंट, पूरे के पूरे जनसंख्या का टैलेंट, और उस पूरे के पूरी जनसंख्या में जो उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है उसको हम लोग मानव पूंजी कहते हैं। कितना अच्छा लाइन का लाइन है, एकदम डेप्थ में समझ में आया आप लोगों को? उत्पादन के साधन कौन? उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक मतलब यहाँ पर उत्पादन का मतलब वस्तु एवं सेवाएं। वस्तु सेवा का मतलब ज्ञान, वस्तु कैसे उत्पादन किया जाएगा, सेवा कैसे दिया जाएगा, उस चीज का उसके पास क्या है? स्टॉक है। और उसके पास क्या है? कौशल है, टैलेंट है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है निहित। निहित मतलब होता है उसमें समाया हुआ, उसमें उसके अंदर मतलब पाया जाने का, ठीक ना? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का सर्जरी पूरा का पूरा हो गया। चलो आगे चलते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। जो जनसंख्या कार्यरत है, किसी देश के जो लोग कार्यरत हैं उनको ही हम लोग मानव पूंजी कहते हैं या संसाधन के रूप में लोग देखते हैं। अरे भाई वही ना,
आज अच्छा तुम ही लोग बताओ कौन से लोग हम लोग संसाधन बोलेंगे? एक ऐसा आदमी जो दिन भर खा के पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, उसको हम लोग, जिससे उससे कोई फायदा नहीं होता, पैसा वैसा कुछ नहीं कमाता है, तो उसको हम लोग मानव संसाधन नहीं बोलेंगे। मानव संसाधन उसको बोलेंगे जो लोग कार्यरत हैं। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। एकदम आराम से सुनना। उत्पादक पहलू की दृष्टि से उत्पादक जो है प्रोड्यूसर, पहलू की दृष्टि से उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर के दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल जीडीपी मतलब क्या होता है कि एक देश में एक साल में जितना सामान बनता है उसकी संख्या को जीडीपी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर के मतलब दृष्टिकोण से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनका योगदान की क्षमता पर बल देता है। मतलब यह कह रहा है ये लाइन कि अगर प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखा जाए जनसंख्या को, प्रोड्यूसर की उत्पादक के दृष्टिकोण से पूरी की पूरी जनसंख्या को अगर देखें तो पूरी की पूरी जनसंख्या को कैसे देखता है? वो देखता है कि ये जो जनसंख्या है आने वाले टाइम में हमारे जीडीपी में क्या करेंगी? जीडीपी में योगदान देंगी, जीडीपी बढ़ाएंगी, योगदान देने की क्षमता पर बल देता है। कौन? पूरी की पूरी जनसंख्या। किसकी दृष्टिकोण से? उत्पादक के दृष्टिकोण से। बोल भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? लाइन हो गया क्लियर। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। मानव जो है एक संसाधन है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे हम लोग कितने लोग करते हैं? ऐसा मतलब हमारे देश में ऐसा ही होता है कि इतने जनसंख्या बढ़ रहा है, कहाँ से खाना दिया जाएगा, कहाँ से उनको शिक्षा दिया जाएगा, कहाँ से उनको स्वास्थ्य दिया जाएगा, फैसिलिटी ये सब कहाँ से दिया जाएगा। मतलब एक बर्डन के रूप में देखा जाता है कि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक ना। लेकिन ये तो हो गया इसका नकारात्मक पहलू क्या हो गया कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि कैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है यार, हम लोगों को शिक्षा भोजन में देने में, उन लोगों को स्वास्थ्य देने में हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये एक उसका नकारात्मक पहलू हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके सकारात्मक पहलू की तरफ जाकर देखें कि एक जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू क्या हो सकता है। एक जनसंख्या जो है एक मानव पूंजी के रूप में बदली जा सकती है। इंडिया के पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इतना अच्छा इसके पास मौका है, इतना अच्छा अवसर है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास। अगर ये सही सुविधाएं दे दे, ये चीज़ें दे दे, ये शिक्षा दे दे, कौशल दे दे, शिक्षा दे दे, प्रशिक्षण दे दे, चिकित्सा सुविधाएं दे दे, उसको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर निहित कर दें, उसके अंदर टैलेंट भर दे पूरी की पूरी जनसंख्या के अंदर, तो बता भाई हमारा इंडिया कहाँ होगा। जितनी भी मानव संसाधन है पूरी की पूरी जनसंख्या हमारी मानव पूंजी में तब्दील हो जाएंगी, इतना अच्छा। तो ये जनसंख्या का हमारा सकारात्मक पहलू हो जाता है। मतलब कि जनसंख्या को एक अवसर के रूप में देखना, अवसर कितना अच्छा मैं बोल रहा हूँ, एक अवसर के रूप में देखना, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक पहलू। और एक पूरी की पूरी जनसंख्या को एक हम लोग देखते हैं एकदम हीन निगाहों से कि ये पूरी की पूरी क्यों बढ़ रही है, ऐसा कुछ, ठीक ना। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग नकारात्मक पहलू की तरफ से देखते हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा स्वास्थ्य के द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। भौतिक पूंजी क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले चैप्टर में। भौतिक पूंजी वो मतलब कि जिसको देखा जा सकता है, पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल उसको बोलते हैं। तो भौतिक पूंजी देखो भाई 3 तरीके का होता है, मैं तुमको यहीं पर समझा देता हूँ।
भौतिक पूंजी तीन तरीके को, भौतिक पूंजी तीन तरीके का, एक होता है कार्यशील पूंजी, ये तुम लोग लिख लेना, कार्यशील पूंजी। एक होता है कार्यशील पूंजी, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल होता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर पूंजी, उसको बोलते हैं स्थिर पूंजी। और एक होता है, अभी अभी आप पढ़े, ये दो चैप्टर में पढ़ चुके हैं पिछले वाले में, और ये आज पढ़ेंगे ये मानव पूंजी के बारे में। मानव भी तो एक पूंजी है ना भाई, तो ये है भौतिक पूंजी के कुछ तीन रूप, ठीक है। तो मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका टैलेंट, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग देख चुके हैं सारी चीज़ें, यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़। मानव पूंजी में निवेश, मानव पूंजी में निवेश मतलब पूरी की पूरी जनसंख्या को अगर मानव पूंजी बनाया जाता है तो उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसा कैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो शिक्षा उसको देंगे, मानव शिक्षा, उसको शिक्षा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, किसी काम को सिखाएंगे, और उसको स्वास्थ्य सेवा के द्वारा, ठीक ना। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है, प्रतिफल मतलब रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक ना। ये मतलब हुआ कि अगर मानव पूंजी में हम लोग निवेश करते हैं, मानव पूंजी में अगर पैसा लगाते हैं, एक लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं, उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो जैसे कि भौतिक पूंजी, जैसे कि कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी से हम लोगों को कोई ना कोई हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मेरे पास 5 लाख का पूंजी है, तो वो स्थिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज हो रहा है, तो उसको स्थिर पूंजी कहेंगे, और उसका हम लोग फल खाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मानव पूंजी भी हम लोग बनाते हैं तो उसका भी एक नीड भौतिक पूंजी की तरह हम लोग भी उसका फल खाएंगे, ठीक है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। क्या क्या बोल रहा है, अधिक शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही, देखो अधिक आय मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा शिक्षित है, उसके पास बहुत ज़्यादा उसको ट्रेनिंग मिला है, तो उसके उत्पादक के कारण बहुत ज़्यादा आय मिलेगा, कि मैं क्या मिलेगा उसको, बहुत ज़्यादा इनकम मिलेंगे, और साथ ही उसके स्वास्थ्य लोगों, अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जा सकता है। जो अधिक स्वस्थ लोग हैं वो उत्पादकता को अच्छा करेंगे, अच्छा बढ़ाएंगे। अब बीमार आदमी को काम पे लगा दोगे तो उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ अधिक स्वस्थ लोग जो हैं तो वो काम करने में भी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें, देखो एक चीज़ बताया था शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, इन तीनों को इलिबरेट किया है इस लाइन में। क्या बोला है, अगर शिक्षित और प्रशिक्षित लोग हैं, शिक्षित और प्रशिक्षित अगर लोग हैं तो उनके उत्पादक बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उनका इनकम भी बढ़ेगा। उसके बाद में अगर स्वस्थ लोग हैं तो उनकी उच्च उत्पादकता हो जाएगी, मतलब कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इस तरह का इस तरफ का तुम्हारा पैराग्राफ खत्म। बहुत डीप में लेकर के पढ़ाया हूं मैं ये। आ जाओ इधर चलते हैं, इधर थोड़ा सा देखते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकती है। जिस तरीके से हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति 1960 के दशक में आया था, तो क्या हुआ था कि फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हम लोग, खेती बाड़ी में मॉडर्न प्रौद्योगिकी का यूज करने लगे, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, किसमें, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो जब हम लोग कृषि का टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हम लोग क्या करने लगे, तो हम लोग देखें कि अधिक ज्ञान जब मतलब उस खेती में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगे, पढ़े लिखे लोगों को ला दिया गया, और आगत दुर्लभ भूमि मतलब उसमें और ज़्यादा मतलब अच्छे संसाधन मतलब इंट्रोड्यूस करा दिए उस खेती में, और भी ज़्यादा मतलब अब जो था ना टेक्नोलॉजी के बेसिस पर क्या करने लगे हम लोग, खेती बाड़ी करने लगे। तो जो दुर्लभ भूमि थी
दुर्लभ भूमि संसाधन मतलब ऐसा भूमि जिस पर उपज कम होता था उसको दुर्लभ भूमि कहते हैं। तो उस दुर्लभ भूमि संसाधन की मतलब उस पर भी, उस बंजर भूमि पर भी प्रोडक्शन क्या हो गया, तीव्र गति से बढ़ गया। मतलब हरित क्रांति की वजह से जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया तीव्र गति से। अब चलते हैं आगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक ना, में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। इसका अगर एग्जांपल चाहते हो तो फोन से अगर बात किया जाता है, टेलीफोन वगैरह, टीवी वगैरह, इसको बोलते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक फिजिकल मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिए हैं। अब बताओ, मानव पूंजी के बगैर अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, मानव पूंजी अगर नहीं रहेगा पूरी की पूरी जनसंख्या में, तो क्या ये इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, मतलब मीडिया वाले चीज़ें, टीवी पर जो चीज़ें दिखाई जाती है। अच्छा, मुझे लगता है ना कि ये जो है मानव पूंजी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा मानव पूंजी पर ही निर्मित है। कोई भी अगर सोशल मीडिया ऐप देखते हो तो उस पर सब लोग मानव ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो इंसान नहीं है और वो वीडियोज बना रहा है, तो वो ही तो है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो ये मानव पूंजी ही सारे लोग हैं, पैसा कमाते हैं और सब लोग देखते हैं। आओ देखते हैं, इधर थोड़ा सा डायग्राम बनाया गया है। मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन क्या है, ये लड़की पूछ रही है। यह एक भूमि अथवा श्रम के समान है। तो ये लड़का बोलता है यह उससे भी अधिक है, उससे भी अधिक है। अब पूछता है लड़का, देखो, फिर लड़की कहती है मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? फिर लड़का कहता है कि यह उससे भी अधिक है। आ जाओ भाई, अब देखते हैं। देखो, अब दिखाते हैं कि यही मानव पूंजी है। कौन कौन से महान, यहाँ पर हम लोग एक डॉक्टर को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? डॉक्टर को देख रहे हैं। यहाँ पर एक हम टीचर को देख रहे हैं। यहाँ पर एक हम लोग काम करते हुए मशीनर में देख रहे हैं। यहाँ पर एक जो दर्जी है उसको देख रहे हैं। तो यही सब है मानव पूंजी। ऐसे लोग जो अपने शिक्षा प्रशिक्षा का, टैलेंट का यूज करके पैसा कमा कर लाते हैं, जीडीपी में योगदान देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मानव पूंजी। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए चर्चा करते हैं। चित्र 2.1, चित्र 2. मतलब ये वाला चित्र में देख करके आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति हैं, किस प्रकार से मतलब पूंजी हैं। ये लोग जो हैं पैसा कमा करके लाएंगे और हमारे एक मतलब कि कार्यशील पूंजी भी बना सकते हैं, मतलब रोज के रूप में पैसा खर्च करके ऐसे करके, और एक स्थिर पूंजी भी है। ये लोग स्थिर पूंजी है, क्या है? एक स्थिर, लॉन्ग टर्म तक यूज में आने वाले ये लोग पूछती है। जो मानव पूंजी है भाई, तो यह एक एग्जाम्पल होता है स्थिर पूंजी का। किसका एग्जाम्पल होता है भाई? स्थिर पूंजी का, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक यूज होगा। एक डॉक्टर है तो एक दिन के लिए डॉक्टर थोड़े रहेगा, जिंदगी में जब तक जिंदा रहेगा तब तक डॉक्टर ही करेगा। आगे चलते हैं। उच्च आय मतलब हाई सैलरी से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। मतलब अगर किसी आदमी का, अगर कोई आदमी है, एक डॉक्टर है और उसका हाई सैलरी है, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर है भाई, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है। क्या सैलरी क्या है? इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे उसको ही सिर्फ अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को ही लाभ नहीं होता है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लोगों को भी ये भलाई करते हैं। ये हाई सैलरी वाले कैसे करते हैं, थोड़ा आज देखो। क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, जो उतने रूप से प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। मतलब कि एक डॉक्टर है तो ये तो शिक्षित लोग हैं। अब एक और आदमी है, मानो कि और भी तो इसके पैरेलल में बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं किए हुए हैं, अशिक्षित हैं, तो उनको भी इसके सैलरी का एक लाभ प्राप्त होता है। कैसे होता है थोड़ा सा देखो। इनडायरेक्ट तौर पे, डायरेक्ट तौर पे नहीं। इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि इसके सैलरी से, इसका सैलरी का यूज करके लोगों के पास भी कुछ हिस्सा चला जाता है। लेकिन ये जो डॉक्टर है ये डायरेक्ट जाकर के लोगों को पैसा नहीं बांटता है कि ये ले भाई 100 रुपये, ये ले 10 रुपया, ऐसा नहीं करता है ये डॉक्टर।
अगर ये ऐसा करता तो प्रत्यक्ष रूप से ये लोगों, अशिक्षित लोगों को लाभ होता। डॉक्टर के ऐसा अगर कार्य क्रियाकलाप किए जाने पर लोगों के पास पैसा बांट देने से प्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से लोगों, अशिक्षित लोगों को लाभ हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे होता है, कैसे लाभ देता है, इसका हाई सैलरी अशिक्षित लोगों को वही देखना बाकी रह गया है। उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। ठीक है, वो लोगों की बात कर रहे हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। मानव संसाधन क्या कर सकता है? भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। एक बात समझो, एक बात आराम से समझो, पहले यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे अशिक्षित लोगों और जो समाज के अस्वस्थ लोग हैं उनको हेल्प करता है, कैसे उसका सैलरी जो है हेल्प करता है। मान लो कि एक डॉक्टर है, इसका सैलरी 2 लाख रुपया है पर मंथ। अब 2 लाख रुपया है तो भाई सुनो, अगर ये 2 लाख रुपया कमाता है तो ये उड़ाता भी ज़्यादा होगा। मानते हो बात को? अगर ये उड़ाता है तो कहाँ उड़ाएगा? एक सब्जी के दुकान पे उड़ाएगा, एक मिठाई के दुकान पे उड़ाएगा, एक कपड़ा के दुकान पे उड़ाएगा, परिवहन पर घूमने फिरने जाएगा तो वहाँ पर उड़ाएगा। मतलब ये जो लोग जो हैं, गाड़ी वाले, सब्जी वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, ये सब लोग कौन हैं? पढ़े लिखे लोग हैं कि अनपढ़ लोग हैं? अनपढ़ लोग हैं। तो इनडायरेक्ट तौर पे उनका ये बिल पे करेगा। डॉक्टर जो है सब्जी का भुगतान, जो सब्जी खरीदेगा उसके बदले में उसको पैसा देगा। ठीक है, जब घूमने जाएगा तो उसके बदले में वो पैसा देगा। तो उसका सैलरी का कुछ हिस्सा उन लोगों के पास में भी तो जा रहा है, ड्राइवर के पास में, सब्जी वाले के पास में। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से पैसा मिल रहा है उन लोगों को इसके सैलरी का। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दे रहा है कि लो भाई हम तुम पे दया करके 100 रुपए देते हैं, सब्जी वाले हो तो। ऐसा नहीं करता है। अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के पास में इसके सैलरी का कुछ हिस्सा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखा है, इसको थोड़ा मैं एलिब्रेट करूंगा। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। सही बात है, ये नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं। तीनों बात करेंगे मैं तीनों चीज़ों का, एक मानव पूंजी का, एक भौतिक पूंजी, एक भूमि और एक पूंजी के। तीनों के बारे में लेकर चलते हैं। ये जो भूमि है और पूंजी है और मानव है, तीनों नेचुरल है, तीनों का प्रकृति नहीं बनाया है। लेकिन भूमि अपने आप कैसे यूज में आएगा? मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान नहीं है धरती पर, तो भूमि का कोई काम है? कौन इसका उपभोग करेगा भाई? कोई नहीं। पूंजी है, मानव नहीं है, तो अपने आप कैसे ये सब उपयोगी हो जाएगा? नहीं ना होगा। लेकिन मानव जो है खुद अपने आप भी उपयोगी हो सकता है। अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने परिवार को हेल्थ से, बीमार होने से बचाएगा, ठीक है, तो ये अपने आप भी उपयोगी हो सकते हैं। अनेक दशकों, दशकों मतलब होता है डीके, 10 साल को दशक कहते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। एक कितना अच्छा लाइन लिखा है यार। मतलब कह रहा है कि एक दायित्व के रूप में देते हैं, एक जिम्मेदारी के रूप में, कि ये भाई इतना जो लोग हैं, इतना लोग हैं यार, कितने लोगों का जिम्मेदारी एक सरकार के ऊपर है। सरकार तो यही ना सोचता होगा कि हमारे देश में 1.5 करोड़ आबादी है, तो इन 1.5 करोड़ आबादी का जो दायित्व है सरकार के ऊपर है। ये हो गया इसका नकारात्मक पहलू जो पिछले पेज में पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे ही देखा जा रहा है। लेकिन उस संपत्ति को, उस पूरी के पूरी विशाल जनसंख्या को हम लोग परिसंपत्ति के रूप में ना देख करके एक दायित्व के रूप में देखते हैं। अगर परिसंपत्ति की पूंजी के रूप में देखते तो क्या ही बात रहती है भाई। आगे चलते हैं। देखो, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। ठीक है, एक जिम्मेदारी थोड़ी ही हो सकती है। अगर सारे के सारे लोग मानव पूंजी में तब्दील हो जाएं, जो विशाल जनसंख्या पूरी के पूरी अगर कमाने लग जाए, तो सरकार पर उतना दायित्व थोड़ी रह जाएगा। समाज में सरकार का उतना मतलब नहीं रह जाएगा कि यार
मतलब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रह जाएगा, ठीक ना। अगर मान लो कि एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और 10 के 10 लोग कमाने लग जाएं, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, तो परिवार का जो मुखिया पापा है तो उनके ऊपर वो दायित्व थोड़ा रह जाएगा, उन लोगों की जिम्मेदारी, अपना अपना जिम्मेदारी वो लोग खुद निभा लेंगे। तो ये बोलते हैं एक दायित्व ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि परिवार में सारे लोग निकम्मे निकल जाएं, मतलब उनका दायित्व तो हमेशा पापा ही उठाएं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ ऐसे भी है कि अपना दायित्व तो खुद ही उठा लेते हैं। तो वही बात लिखा है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो, मतलब कि हमेशा ये जरूरी नहीं है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के रूप के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधन के व्यय द्वारा। अच्छा, यही सब बात बताया है कि क्या क्या यूज करके हम लोग मानव संपत्ति को, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल सकते हैं। क्या क्या लिखा है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। शिक्षा का यूज करके, स्वास्थ्य का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर में श्रमिकों के प्रशिक्षण के द्वारा, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधन के द्वारा, व्यय द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मानव संसाधन को मानव पूंजी में तब्दील कर सकते हैं। मानव पूंजी के बारे में बात हो रहा है, मानव संसाधन के बारे में बात हो रहा है मेरे भाई। समझ में आ गया क्या? आगे आ जाओ। निम्नलिखित 2 उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं, अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं क्या है। शकल की कहानी। 2 मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी मां शीला घर का काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। अगर अपनी माँ की मदद कर रहा है अपने घर में, तो इसके लिए इसको सैलरी मिलता होगा भाई। इसका कोई इनकम नहीं। इसके लिए अगर कोई इनकम नहीं तो ये जीडीपी में क्या योगदान देता होगा? नहीं, जीडीपी में कोई योगदान नहीं, आय कोई नहीं, ठीक है। ये अगर इस तरीके का काम करता है तो इसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाकलाप। वो सारे काम धंधे जिसके बदले कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, कोई सैलरी में नहीं मिलता है, वो होता है गैर आर्थिक क्रियाकलाप। और यही अगर जो ये शकल के घर के का शकल जो है, अगर दूसरे घर में अगर वही हाथ बटाता मतलब काम करता तो उसके बदले में सैलरी मिलता, जीडीपी में योगदान मिलता, तो उसको बोलते आर्थिक क्रियाकलाप। क्या बोलते? आर्थिक क्रियाकलाप। चलो आते हैं। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था, ठीक है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली, ठीक ना। मतलब इसमें 2 लोगों को हम देख लिए। कौन? एक ये शकल और एक उसका चाचा। उसका कहाँ है चाचा? श्याम। चाचा श्याम। ये दोनों लोग जो हैं अभी मानव संसाधन है, मानव पूंजी नहीं बने हैं। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे कि नाम लिखवा ले भाई, नाम लिखवा ले, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर लिया, ठीक है, इंटर तक पढ़ गया। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। क्या लिया? कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड हो गया और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसने बॉस को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। पदोन्नति मतलब प्रमोशन।
आराम से समझना इसमें क्या होता है कि सकल जो है पहले मानव संसाधन था, अपने घर में काम धंधा करता था। बात समझ में आ गया? उस मानव संसाधन को पढ़ाया लिखाया गया, क्या दिया गया उसको? शिक्षा दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा। उसको पढ़ाई कराया गया, और जब उसको पढ़ाई कराया गया तो आगे बढ़ा, उसको एक कंप्यूटर का कोर्स कराया गया, मतलब एक और ज़्यादा आगे पढ़ाया गया। तो पढ़ाने लिखाने से उसके अंदर आया है टैलेंट, प्रतिभा, और जैसे ही टैलेंट मिलता है तो उसको मिलता है एक नौकरी। क्या मिलता है? एक नौकरी। तो जब नौकरी मिलता है तो उसको मिलता है उसके बदले में सैलरी। क्या मिलता है? सैलरी। तो जब सैलरी मिलने लगता है भाई, उसी को तो कहते हैं मानव पूंजी। मतलब कि पढ़ाई लिखाई कराने से, कंप्यूटर का ज्ञान देने से उसके अंदर सकल को मानव संसाधन से मानव पूंजी बना दिया गया है। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, और ये थी सकल की कहानी। बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को। चलिए अब बिलास की कहानी देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, छोड़ो, आ जाओ देखो इधर बिलास की कहानी। बिलास एक 11 वर्ष का लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। मतलब ये कहानी है। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमाती थी। बिलास गठिया रोगी बन गया था। उसकी माँ उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। मतलब उसका स्वास्थ्य भी क्या हो गया था? खराब। इसमें हम लोग सकल की कहानी में क्या पढ़ाए? हम लोग शिक्षा का महत्व पढ़ाए। अब इसमें स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। वह स्कूल भी नहीं जा सका, मतलब शिक्षा की भी कहानी देखेंगे। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था और अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था, मतलब कि गैर आर्थिक कार्यकलाप करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था, लेकिन लास्ट में जो है वो बाध्य हो जाता है। बाध्य मतलब मजबूर हो जाना। और जब मजबूर हो जाता है और माँ की तरह मछलियाँ बेचने लगता है, और जब मछलियाँ बेचने लगता है तो उसको मिलता है पैसा, और पैसा में जब मिलने लगता है तो ये बन जाता है अपना मानव पूंजी। बात करते हैं आगे की तरफ, आइए चर्चा करते हैं। क्या दोनों मित्रों के बीच कोई आप अंतर पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं। एक ने पढ़ाई लिखाई करके मानव पूंजी में तब्दील हो गया और ये मानव पूंजी में तब्दील नहीं हो पाया। वे कौन से अंतर है? बता दिए मैं कौन से उत्तर है। पास के किसी क्रियाकलाप देख लेते हैं थोड़ा इधर। पास के किसी गांव या झुग्गी इलाके में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें और जो बिलास या शकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अपने पास में जाओ, देखो गांव में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शकल के जैसे हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ये बिलास के जैसे हैं। थोड़ा आप लोग कहते रहिएगा काम धंधा। इधर आ जाओ। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि बिलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट था और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिलास गठिया का रोगी था। देखो पहले बताया गया शिक्षा के बारे में, उसके बाद में स्वास्थ्य के बारे में बताया गया, दोनों में अंतर। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी, मतलब उसके पास ये था, टैलेंट भी आ गया था, स्किल भी आ गया था। शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई थी। बिलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। आय मतलब इनकम। देखो इस वाले क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है, अगर चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। उसके श्रम की, उसके मतलब मेहनत की, उसके लेबर की, उसके श्रम की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी बढ़ा दिया। कौन सा चीज? उसका शिक्षा। वाह क्या बात लिखा है कि शिक्षा का यूज करके, कई वर्षों की शिक्षा का यूज करके जो उसका मेहनत था, उसका जो अब जो काम करेगा वो उसकी क्वालिटी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का यूज हो गया है। ये बात है, ये महत्व है शिक्षा का कि श्रम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। श्रम की गुणवत्ता बढ़ जाती है बाय द अप्लाइंग द एजुकेशन इन द लाइफ।
इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई, मतलब कुल प्रोडक्शन जो होगा उसका वृद्धि हो गया उसमें। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देता है। समृद्धि मतलब विकास में, विकास में योगदान देता है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। या तो वेतन मिलता है, नहीं तो उसके जो पसंद हो उसको मिलता है वो। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन का यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल, अकुशल मतलब अनट्रेंड, मतलब कि जिसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, तो अनट्रेंड श्रमिक का वेतन पाता था। अनट्रेंड मतलब कि जो ट्रेनिंग नहीं लिया हो वैसे लेबर की तरह वो वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा मानव संसाधन कैसे बनाया जाता है? मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे तब्दील किया जाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा। मानव संसाधन में निवेश से मतलब उनमें निवेश करके भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बार बार पढ़ा चुका हूँ। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह लगता है। या तो आप भूमि खरीद लीजिए, भूमि खरीद के उसमें निवेश कीजिए, या तो कोई पूंजी बना लीजिए, नहीं तो आप जो है मानव पूंजी ही बना दो भाई। कुछ लोगों को पढ़ा दो, लिखा दो, उसका स्वास्थ्य ठीक कर दो, तो वो भी हमारे देश में जैसे भूमि और पूंजी प्रतिफल देते हैं, वो भी आगे चल करके वैसे ही प्रतिफल दिया जाएगा। इसीलिए हमको आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि एक सरकारी नौकरी लग जाए, और सरकारी नौकरी जब लग जाएगा तो आप लोग भी बन जाएंगे मानव पूंजी। हम लोग अभी क्या है? मानव संसाधन। आगे चलते हैं। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। बहुत अच्छी बात है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। सही बात है। जो माता पिता पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को भी अधिक निवेश करके, मतलब अधिक निवेश क्या मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा फैसिलिटी देते हैं, बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद के देते हैं। ये सारी बातें लिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थितियों में रखते हैं। कैसे लोग? अशिक्षित लोग, अस्वच्छ लोग और सुविधा वंचित, जिनको सुविधाएं नहीं मिली है, मतलब गरीब लोग। अशिक्षित कौन होते हैं? जरूरी नहीं है कि जितने भी गरीब हैं वो अशिक्षित ही हों, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितने भी अमीर हो वो पढ़े लिखे ही हो, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि गरीब जो है वो अशिक्षित रह जाते हैं और वही अस्वच्छ भी अस्वच्छ रहते हैं और उनको ही सुविधाओं की कमी रहती है। तो इन तीनों स्थितियों में जो माँ बाप रहते हैं वो एक दुष्चक्र मतलब गंदा चक्र में पड़ जाते हैं। गंदा चक्र में, दुष्चक्र मतलब एक बेकार चक्र में पड़ जाते हैं और अपने सृजित मतलब होता है निर्माण करना, सृजन मतलब निर्माण करना, ठीक है। तो और अपने बच्चों को भी इसी तरीके की सुविधाओं से वंचित रखते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया है, ठीक है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। अभी क्या है? धनी देश है, विकसित देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। आयात मतलब क्या? प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी या विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। मतलब कि जापान की जो जनसंख्या थी उसकी जनसंख्या को पूरे के पूरे स्वास्थ्य और शिक्षा देकर के वो उनको मानव पूंजी बना दिया जापान, इसलिए वो विकसित बन गया। उन
लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से यह देश धनी और विकसित बन गया है। आगे चलते हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब आदमी और औरत के जो काम धंधे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप है, इसका मतलब क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है मतलब कि पुरुष और महिला जो है, ऐसे काम जो पुरुष जिससे पैसा कमाता है उसको पुरुषों की आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं, और ऐसे काम धंधे जिससे एक महिला पैसा कमाती है उसको बोलते हैं महिला की आर्थिक क्रियाकलाप। देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न, संलग्न मतलब जुड़े होते हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। 3 क्षेत्र होता है, सेक्टर्स। अगर इसके बारे में तुम लोगों को प्राथमिक ये क्षेत्रों के बारे में, सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है तो इसके लिए मैंने अपना इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स सेक्टर के बारे में भरपूर एकदम नॉलेज दिया हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ उसमें। आप लोग जाकर के वो सेक्शन देख सकते हैं। तो पूरे 3 क्षेत्र में बांटा गया है, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। समझो थोड़ा। एग्रीकल्चर, वानिकी मतलब होता है, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, ठीक ना, वन उनके बारे में पढ़ते हैं। और एक होता है पशुपालन। पशुपालन तो समझते ही हो, मत्स्य पालन मछली पालन हो गया, मुर्गी का पालन हो गया। और खनन, खनन और उत्खनन किसको बोलते हैं? खनन मतलब माइनिंग, उत्खनन मतलब किसी चीज को बटोर लेना। देखो, अगर धरती के सतह पर से किसी चीज को हम लोग बटोर रहे हैं, ठीक ना, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उत्खनन। उत्खनन जैसे कि बालू का उत्खनन होता है, धरती का सतह पर बालू है उसको हम लोग उत्खनन कर रहे हैं। कोयले का उत्खनन होता है, कोयले का माइनिंग होता है। अब देखो, पेट्रोल का माइनिंग होता है, खनन, खान करके धरती से अंदर से निकालते हैं। तो ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और ये सारी चीजें। आप लोग इस लाइन को एज इट इज याद रखेंगे। क्या करेंगे? इसको आप लोग याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज को बनाना, या तो छोटे लेवल पर बनाना तो उसको छोटे फैक्ट्रीज में बनाते हैं, और अगर बड़ा प्रोडक्शन हो तो उसको बड़े फैक्ट्रीज में बनाते हैं। लेकिन विनिर्माण किसको कहते हैं भाई? विनिर्माण वो सारी चीजें कहते हैं अगर फैक्ट्री में किसी चीज का उत्पादन होता है, किसी चीज को हम लोग बनाते हैं तो उसको विनिर्माण कहते हैं। तो कहाँ, किस क्षेत्र में होता है वो? द्वितीय क्षेत्र में होता है। द्वितीय क्षेत्र में होता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या कहते हैं इसको? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। और तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार मतलब होता है फोन, ये सब मीडिया उडिया के बारे में, टीवी उवी के बारे में, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल हैं। देख लो यहाँ पर सेवाएं लिखा है, मतलब कि व्यापार करके हम लोग क्या देते हैं? सेवा। परिवहन से हम लोग सेवा देते हैं, संचार, ये सारी चीजें शामिल होती है किसमें? तृतीय क्षेत्र में। बहुत अच्छा अगर पढ़ना है तो उधर पर जाकर पढ़ लो, शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तीनों में, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं? वस्तुओं में जैसे कि कृषि करेंगे तो हम लोग धान, गेहूं, अनाज उत्पादित करेंगे, ठीक है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र में आए किसी चीज को, इसमें तो वस्तुएं बनाई जाती है। और तीसरा जो क्षेत्र है उसमें सेवाओं का प्रदान, मतलब कि उत्पादन हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय नेशनल इनकम में मूल्यवर्धन करते हैं। मूल्यवर्धन मतलब मूल्य बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ाते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इनसे पैसा कमाया जाता है। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, एक बाजार क्रियाएं और एक गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से
की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। मतलब कि बाजार क्रियाओं किसको कहते हैं? बाजार क्रियाओं उन लोगों को कहते हैं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से क्या किया जाता है? पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक मतलब क्या होता है? मतलब एक मजदूर है, पारिश्रमिक मतलब मजदूर होता है। एक मजदूर को वेतन देने के लिए या लाभ देने के लिए वेतन मतलब सैलरी के बेसिस पर अगर रखा जाता है, काम करवाया जाता है, मतलब उसका अगर वो मजदूरी किया है, अगर वो कोई मजदूरी पारिश्रमिक है तो उसका अगर भुगतान करेंगे, जिसमें तो वो जो काम किया है उसका सैलरी देंगे, तो वो होगा एक लाभ या उद्देश्य, ठीक ना। इसको बोलते हैं बाजार की क्रियाएं। इसमें सरकारी सेवाएं सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन, इनमें प्राथमिक उत्पादों का भी उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। आगे चलते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव, ये छोड़ो ना, ये क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है, ठीक है। और आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सब लोग जानते हो इस बात को। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। ये सारे जो काम करती है जो माँ उसकी, वो क्या, घर के काम करती है, ठीक है, घर के काम करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। तो ये काम करते हैं घर से बाहर, खेतों में काम कर रहे हैं। मतलब महिला जो है, ऐसा देखा जाता है कि महिला जो है घर में ही काम करेगी, घर का काम करेगी, लेकिन पुरुष जो है घर के बाहर का काम करेगा। ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मतलब ऐसे बनाया गया है, ठीक ना। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं मिलता है। बूटा धन कमाता है जिससे उसे परिवार के पालन पोषण में खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। ये मैं पढ़ाया हूँ, देखो इधर। गैर आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक क्रियाकलाप तो तुम्हें बताया था ना, उसमें ही मैं बता चुका हूँ। कहाँ लिखा हूँ मैं कि देखो, अगर ये लड़का जो है, ये उसकी माँ जो है काम धंधा करती है तो आय उसका नहीं मिलता है, मतलब नेशनल इनकम नहीं मिलता है, नहीं बढ़ता है, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, ऐसे पढ़ा जा चुका हूँ पहले। इसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है, नहीं जोड़ा जाता है। बिलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए जब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, ठीक ना। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्या? उनका सैलरी, ठीक ना। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा से ही जो क्या होता है, शिक्षा अगर है तो किसी व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसर मतलब एक अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी के बेहतर उपयोग में सहायता करती है, ठीक है ना। पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो अगर उसमें मैं शिक्षा का यूज कर देता हूँ तो हमारा लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतर उपयोग शामिल हो, मतलब कि सहायता हो जाएगा। शिक्षा और कौशल बाजार में, शिक्षा मतलब एजुकेशन, कौशल मतलब स्किल। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। अगर किसी के पढ़ा लिखा आदमी है और ट्रेंड है तो उसका इनकम ज़्यादा होगा। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक मतलब मजदूरी दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। नौकरी की सुरक्षा मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, कब जॉब से निकाल दिया जाएगा कोई ठीक नहीं है। और वहाँ पर कानूनी सुरक्षा का भी अभाव है, मतलब यह है कि उस महिला का साथ कुछ गलत भी हो जाए तो वहाँ पर कानून साथ नहीं देगा, ऐसा भी चीज़ें देखा जाता है। और वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। अनियमित रोजगार
और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अनियमित रोजगार मतलब आज काम है कल काम नहीं है, उसको अनियमित रोजगार कहते हैं। निम्न आय लो इनकम इस क्षेत्र के मतलब विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश मतलब जो डिलीवरी के टाइम पर छुट्टियां होती है उसको प्रसूति अवकाश कहते हैं। शिशु की देखभाल मतलब बच्चे की देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कैसे कैसे मतलब ये जो महिलाएं काम करती है ये वैसे क्षेत्र में, ठीक ना। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। बात करते हैं संगठित क्षेत्र किसको कहते हैं भाई, ऐसा क्षेत्र जिसमें 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसको कम से कम 10 लोग या 20 लोग काम करते हैं, उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि महिलाएं जो है अब घर तक ही नहीं रह गई हैं, चांद तक भी पहुंच गई है, वही बात कह रहा है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। चलो छोड़ दो। जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या का क्वालिटी क्या है देखो उसके अंदर देखते हैं थोड़ा। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन साक्षरता दर मतलब साक्षरता दर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर, उसके कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जीवन की प्रत्याशा क्या है, उसको स्वास्थ्य और देश के लोग कौशल ट्रेनिंग उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या चीज़, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की संवृद्धि दर निर्धारित करता है, मतलब विकास रेट। संवृद्धि दर मतलब कितना विकास होगा उस देश का, वही निर्धारित करता है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। साक्षर मतलब कि लोग पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य लोग, ये जो है जनसंख्या के लिए पूंजी होती है। ऐसी जनसंख्या क्या होती है, पूंजी होती है। बात करते हैं शिक्षा के बारे में। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया, ठीक है। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए क्षितिज खोले, मतलब क्षितिज मतलब एक रास्ता खोला, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए, ठीक है। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि के वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से 5 क्लास। प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में इतना करोड़ रुपए हो गया है। मतलब जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 में, तो जब 1951 में बना था तो उसका जो बजट था शिक्षा के लिए वो था 151 करोड़ रुपए, ठीक ना। 151 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में 2020-21 में जो बजट दिया गया है उसके लिए ये 99,300 करोड़ रुपए जो है वो शिक्षा के लिए दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय इतना 1951-52 में इतना परसेंटेज था, वो बढ़ करके इतना % हो गया है, बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21 कहाँ गया जी, से घटकर इतना % हो गया है, बताया गया है।
इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर के 2018 में 85% हो गया। ये डाटा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई, ठीक ना, लिटरेट अब जा देखो, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का केवल अधिकार नहीं बल्कि उसके नागरिक का कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करना तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। ठीक है, उसको क्या क्या अधिकार मिला है सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, वो सब जानेगा कब, जब पढ़े लिखेगा तब। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है, मतलब महिलाएं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे देश में। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। मतलब पुरुषों की साक्षरता दर गांव में ठीक ठाक है, शहर में भी ठीक ठाक है, कंपेयर टू महिलाओं की साक्षरता दर। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% है। मतलब कि राज्य के अनुसार भी वेरी करता है। 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के इतना लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा देने का प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सबको पढ़ाया लिखाया जाएगा, सबको शिक्षा देना है, ये अभियान चलाया गया था। कब? 2010 में। कब? 2010 में। इसके अनुसार क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना ही जाना है, स्कूल जाना ही जाना है। कब? प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए, मतलब 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक, 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक स्कूल जाना ही जाना है। एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया गया है। आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये जो सेतु पाठ्यक्रम है और स्कूल लौटो शिविर है, ये किस लिए बनाया गया था, क्या है? तो ये है नामांकन बढ़ाने के लिए। किस लिए? नामांकन को इंक्रीज करने के लिए स्कूल्स में। अच्छा, आगे कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर में भोजन की योजना बनाई गई है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, लोगों को पढ़ाया लिखाया जाएगा प्राइमरी लेवल पर, तभी तो लोग पढ़े लिखे होंगे ना आगे की दुनिया में, आगे की जिंदगी में। देखते हैं आगे। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 वर्ष से 23 वर्ष के आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि 2018 में रही। यह विश्व के औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों से क्षेत्रों में ऐसा है, तो सब तुम लोग पढ़ लेना, ये डाटा है, ठीक ना। आ जाते हैं आगे पेज पे। आगे पेज पर अगर हम लोग देखते हैं तो बात करते हैं स्वास्थ्य। शिक्षा देख ली हम लोग, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? मतलब हम लोग काम किसको देंगे? जो स्वस्थ हैं, जो बीमार है उसको लिए काम थोड़े दिया जाएगा। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब बीमार आदमी क्या करने में सक्षम नहीं होगा? तो विकास, समग्र विकास, ठीक ना।
कोई भी स्त्री पुरुष है जो जिसमें वो काम करता है, जो संगठन में, उसके समग्र विकास करने में वो योगदान नहीं दे पाएगा जो अस्वस्थ है। तो वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। स्वास्थ्य ठीक रखना है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। मतलब सरकार भी चाहती है कि जो लोग सुविधाहीन हैं उनको विशेष रूप से उन लोगों को सुविधाएं प्राप्त कराई जाए। क्या क्या? पौष्टिक सेवा दिया जाए, मतलब कि अच्छा अच्छा खाना दिया जाए, परिवार का कल्याण किया जाए और स्वास्थ्य की सेवाएं दिया जाए। पिछले 5 दशकों में, मतलब 50 साल में, भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। मतलब कि हॉस्पिटल्स बनाए हैं, सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं जिसमें, और वहाँ की फैसिलिटी भी अच्छा किया है जिससे कि स्वास्थ्य स्तर ठीक हो सके। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में, ये सब डाटा है भाई, जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में इतना % हो गया है। शिशु मृत्यु दर, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं वो मर जाते हैं, उनका जो दर है वो घट गया है। क्या हो गया है? घट गया है मृत्यु दर। और इसे सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये भी इधर देख लेंगे थोड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर सब क्रियाकलाप है, आइए चर्चा करेंगे, चर्चा वाला बाद में बात किया जाएगा। आज अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, पॉइंट्स लिखा है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 552 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारे स्थानों पर ये हॉस्पिटल, ये स्कूल्स भी नहीं है। ये बातें कह रहा है हमारा ये लाइन। बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के कामकाजों में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और कूदने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला, जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? कंडीशन है, यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, मतलब उस समय कहेंगे कि हम लोग बेरोजगारी है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते हैं। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 10,000 रुपये के सैलरी पर मुझे एक स्कूल में टीचर बना दिया जाए, और मैं उस स्कूल ढूंढते मेरा जूता टूट गया लेकिन काम नहीं मिला। उस स्थिति को बोलते हैं बेरोजगारी। तब कहलाऊंगा मैं बेरोजगार। क्या कौन सी स्थिति? जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक हूं मैं, लेकिन मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति को बोलते हैं बेरोजगारी। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जाएगा। आगे चलते हैं। कहा जा सकता है श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं। मतलब कि वर्किंग जो पीपल है, मतलब जो काम करेंगे, उन कौन कौन से लोग? 15 बरस से 59 बरस के लोग जो हैं उनको शामिल किया जाता है। किसमें? काम करने वाले लोग हैं। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि जो काम करना नहीं चाहता है या जो अभी इस उम्र में नहीं है, इस वर्ग में नहीं है, उनको हम लोग बेरोजगार नहीं कहते हैं, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनकी यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। और क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि वो 60 वर्ष से ऊपर है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, ठीक है। तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं कृषि के क्षेत्र में, मतलब
कैसे, किस काम में है, जो काम ढूंढते हैं नहीं मिलता है, तो उनको ग्रामीण ग्रामीण बेरोजगार कहेंगे। चलो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी। कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलो समझते हैं क्या होता है दोनों। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुल व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों की अधिक काम नहीं मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं जब एक खास मौसम में ही काम मिल पाए। जैसे कि खेतों में जब काम हो रहा है, खेतों में काम हो रहा है तो काम मिल रहा है। जैसे कि रोपनी करने वाले जो लोग हैं, रोपनी करने वाले, धान की रोपनी करने वाले, बरसात का दिन आया, धान रोपाने लगा तो उनको मिल गया रोजगार। और जैसे ही एक महीना बीत गया, रोपनी बंद, वहीं बैठ गए बेरोजगार, निठल्ले बैठ गए। तो वैसे लोग को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जो मौसमी बेरोजगारी तब होता है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब कुछ महीने बैठे रह जाते हैं घर पे, उनको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनसे उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लग जाते हैं। ऐसे बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास भूखंड होता है जहां वे काम करते हैं। लेकिन कम लोगों की जरूरत है, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग लग जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये 3 इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। मतलब कोई इन 3 लोगों का काम नहीं है लेकिन जुड़े हुए हैं। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों की कमी की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। समझ में आ गया क्या? शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। क्यों शिक्षित बेरोजगारी है? क्योंकि लोग ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षा उनके पास है, फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। जो बीए और बीए पास हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी दर। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिकार के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों के जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जनशक्ति संसाधन मतलब जो लोग हैं, मानव पूंजी, और उनको काम ही नहीं मिले। मैं पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, मुझे काम ही नहीं मिलता, उनको क्या होगा? बर्बादी होगा। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। सही बात है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। आर्थिक बोझ बढ़ता है। पैसा वैसा नहीं कमाएंगे तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। कार्यरत जनसंख्या मतलब जो कमा रहा है उन पर ये जो निठल्ले लोग बैठे हैं उनका एक डिपेंडेंसी बढ़ता है। ठीक ना? डिपेंडेंट हो जाते हैं जो लोग कमाने वाले पर। कमाने वाला एक हो जाता है, खाने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में भी एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली के अलगाव में वृद्धि होती है। ये सब बात आप नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। समग्र विकास मतलब टोटल
किसी अर्थव्यवस्था मतलब भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में, सब पूरे के पूरे विकास में बेरोजगारी का एक अधिकतर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। बेरोजगारी कब होगा? जब अर्थव्यवस्था में मंदी होगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। बेरोजगारी में वृद्धि, जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, मंदी आ गया है मार्केट में। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। जनसंख्या वो क्या बन जाएगी? एक बोझ बन जाएगी। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बेरोजगारी दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई काम नहीं कर पाते हैं। और गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी काम से जुड़े रहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो, अपनी कमाई वे किसी तरह जीवन निर्वाह करते हैं। मतलब मन जो काम भी नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। मतलब स्वरोजगार, खुद से ही रोजगार दिया जाता है खेतों में। इस तरह कृषि क्षेत्र में से प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती। प्रत्येक परिवार के अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त 3 क्षेत्रों के रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। आइए, कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। अच्छा, पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कुछ कमी आई है। कृषि पर मतलब अब कम लोग डिपेंड हैं। कृषि अधिशेष श्रम पर कुछ भाग द्वितीय तृतीय क्षेत्र चला गया है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक भविष्य, और ये सब पढ़ लेना, ठीक है। आइए एक जानने का प्रयास करते हैं कैसे लोगों को काम और अर्थव्यवस्था, ये छोड़ा हटाओ, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग स्वयं, और यहाँ पर भी पढ़ने लायक कुछ नहीं है। सारांश यहाँ पर बताया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभ्यास का क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस 15 गो सवाल है, आप लोग 15 गो सवाल है, आप लोग स्वयं कीजिएगा। तो ये यहाँ तक हमारा होता है चैप्टर खत्म, द एंड। आई होप आप लोगों को ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, समझ में आया होगा। मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे तब्दील किया जाता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ गया है। मानव कितना इंपॉर्टेंट है, एक जनसंख्या कितना इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, ये हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर करें, एक बार कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।